हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन इम्पल्स यूनियन एजुकेशन। मैं हूं मोनिका और आज हम जानने वाले हैं एथेनॉल फ्यूल के बारे में। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने क्या अभी अनवील किया है वर्ल्ड फर्स्ट प्रोटोटाइप 100% एथेनॉल फ्यूल का, जो कि टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये एक प्रोटोटाइप है। प्रोटोटाइप यानी कि एक स्मॉल लेवल का एक चेक है, मतलब यहाँ पर चेक करेंगे इसको, ये एक मॉडल है और फिर बाद में इसे मास लेवल पर लेके आएंगे। तो ये जो प्रोटोटाइप है इसे BS नॉर्म 6.2 के अंदर की लॉन्च किया गया है, यानी कि जो भारत स्टेज स्टैंडर्ड इमिशन नॉर्म्स हैं व्हीकल के लिए इंडिया में, उसके अंडर इसे लॉन्च किया गया है। तो अभी जो फेज चल रहा है वो 6 फेज चल रहा है। 6 फेज के अंदर सेकंड मतलब 6 स्टेज के अंदर सेकंड फेज चल रहा है। अब सेकंड फेज 01 अप्रैल 2023 को लॉन्च हुआ, मतलब स्टार्ट हुआ था, तो उसके अंदर इसे लॉन्च किया गया है। तो ये एक इलेक्ट्रिफाइड फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल है और इसे हाई क्रॉस हाइब्रिड भी कह सकते हैं। तो फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल या फिर हाइब्रिड व्हीकल मतलब इसमें जो इंजन है, तो इंजन है वो एक से ज्यादा फ्यूल पर चल सकते हैं और वो चेंज मतलब कि जैसे कि ये उसकी उसके बनाने के ऊपर डिपेंड करता है कि वो पेट्रोल पे चलता है या इलेक्ट्रिसिटी से या फिर डिफरेंट फ्यूल से चलता है, जैसे कि इसमें एथेनॉल यूज किया जा रहा है। तो इसे हम हाइब्रिड व्हीकल, हाइब्रिड फ्यूल व्हीकल या फिर फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल बोलते हैं। अब देखते हैं हम एथेनॉल के बारे में, मतलब कि एथेनॉल कैसे प्रोड्यूस होता है, इससे बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं और क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। तो मैं बायोफ्यूल्स की बात करूं, बायोफ्यूल्स मेजरली 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन जो बायोफ्यूल्स में है वो है लिक्विड बायोफ्यूल, सेकंड है सॉलिड बायोफ्यूल एंड थर्ड है गैसियस बायोफ्यूल। लिक्विड बायोफ्यूल में बायोडीजल और बायोएथेनॉल एंड केरोसिन। तो हमें जो पढ़ना है वो बायोएथेनॉल है जो हम पढ़ेंगे। अब सॉलिड में बात करूं तो ट्रेडिशनल बायोफ्यूल होते हैं जैसे कि फ्यूल वुड, वुड रेसिड्यूज एंड वुड पैलेट्स, एनिमल वेस्ट। गैसियस बायोफ्यूल के अंदर आते हैं कंप्रेस बायोगैस और बायो सीएनजी। तब देखते हैं कि बायोफ्यूल का प्रोडक्शन कैसे होता है, यानी बायोफ्यूल में बायोएथेनॉल का प्रोडक्शन कैसे होता है। तो प्रोडक्शन मेजरली होता है स्टार्च रिच एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से, मतलब जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो हैं जो स्टार्च में रिच होते हैं, हम उनसे एथेनॉल का प्रोडक्शन कर सकते हैं और करते हैं इवन। तो इसमें एग्जांपल्स हैं मोलासेस, जो मोलासेस होता है यानी कि शुगर केन का जो रेसिड्यू होता है, राइस, मेजे एंड अदर ग्रेन्स। अब ठीक है, इनसे प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन किस प्रोसेस के थ्रू करते हैं? तो इनका जो प्रोडक्शन, इनसे जो एथेनॉल प्रोड्यूस करते हैं वो हम फर्मेंटेशन के थ्रू करते हैं। फर्मेंटेशन सिंपल एक प्रोसेस है जिसमें हम जो रॉ मटेरियल है, सपोज करते हैं हमने सपोज किया कि हमने इसमें लिया है मोलासेस। मोलासेस में हम क्या करेंगे, फर्मेंटर्स के अंदर डालेंगे। मोलासेस हमारा रॉ मटेरियल है, इसके अंदर हम क्या डालेंगे फर्मेंटर में, मोलासेस प्लस हम एंजाइम्स इसके ऊपर डालेंगे, जो क्या करेंगे फर्मेंटेशन के दौरान जो शुगर है उसे अल्कोहल में कन्वर्ट कर देंगे। यानी कि जो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसे एक सिंपल कंपाउंड में ये कन्वर्ट कर देंगे और इनमें CO2 जो इनका बाय प्रोडक्ट ऐसा निकल आएगा। तो फर्मेंटेशन के बाद डिस्टिलेशन प्रोसेस होगी। डिस्टिलेशन में क्या होगा, जो भी एथेनॉल के अलावा अलग लिक्विड है, सपोज वाटर है, तो वाटर डिस्टिलेशन के थ्रू बाहर आ जाएगा। लिक्विड लिक्विड सेपरेशन प्रोसेस होती है ये, और एथेनॉल हमारा डिहाइड्रेशन के थ्रू फ्यूल ग्रेडेड जो एथेनॉल है हमें मिल जाएगा। ओके, और इसमें जो अलग टाइप का और भी एथेनॉल निकलेगा, यानी ये एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल परफ्यूमरी एथेनॉल। तो ये इस तरीके से हमें मोलासेस से अल्कोहल हमें मिलता है, मोलासेस से हमें एथेनॉल मिलता है। तो देखते हैं कि ग्रेन्स के केस में कैसा होता है। तो ग्रेन्स के केस में क्या होता है, हमने ग्रेन्स लिया, अब ग्रेन्स को हम हैंडलिंग करते हैं, माइलिंग करते हैं, मतलब देखते हैं कि क्या उसमें कुछ खराब तो नहीं है, कुछ मिला तो नहीं है, इस तरीके से, और फिर उसकी स्लरी प्रिपेयर करते हैं, फिर उसे लिक्विफेक्शन करते हैं, देन उसे फर्मेंटेशन के लिए भेजते हैं। यानी फर्मेंटर्स में इतने 3 प्रोसेस के बाद डालते हैं। तो अगर मैं शुगर केन से कंपैरिजन करूं कि मतलब शुगर केन का मोलासेस मैंने लिया है और हम मैं सीधा उसे फर्मेंटर में डालूंगी, लेकिन ग्रेन्स के केस में हमें 3 स्टेप और करने पड़ेंगे तब जाके मैं उसे फर्मेंटर में डाल पाऊंगी। तो यहाँ पे ही एक चैलेंज निकल के आता है कि जब हम ग्रेन से प्रोड्यूस कर रहे हैं एथेनॉल तो हमें ज्यादा टाइम लगने वाला है, और शुगर केन से, अगर शुगर केन का जो रेसिड्यू है मोलासेस उससे कर रहे हैं तो हमें कम टाइम लगने वाला है।
और फिर वही सेम प्रोसेस है, फर्मेंटेशन के बाद डिस्टिलेशन, डिहाइड्रेशन एंड देन फ्यूल ग्रेड अल्कोहल हमें मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं जो बायो एथेनॉल है, बायोफ्यूल जो है, उसके बेनिफिट्स के बारे में। तो बेनिफिट्स क्या क्या है? मेजरली बेनिफिट्स, पॉल्यूशन के केस में हमें बहुत ज्यादा इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है। देखते हैं। तो जैसे कि ये एरेडिक्ट कर सकता है स्टबल बाय 100%, तो स्टबल को 100% रोक सकता है, जो स्टबल बर्निंग होती है उसे 100% रोक सकता है। प्लस जो दिल्ली पॉल्यूशन हब है उसे भी कम कर सकता है। प्लस 40% पॉल्यूशन जो कि जनरेट होता है फ्यूल के दौरान, फ्यूल जलाने से, व्हीकल्स व्हीकल्स की वजह से, उसे भी ये रिड्यूस कर सकता है। अब मैंने बताया कि ये पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकता है, स्टेबल या 100%, स्टेबल बर्निंग जो है उसे 100% ऑलमोस्ट कम कर सकता है। तो किस तरीके से कम करेगा? जैसा मैंने इनिशियल में बताया कि हमें एथेनॉल की प्रोडक्शन के लिए ऐसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की जरूरत है जो स्टार्च में रिच हो, ठीक है। और उसमें मैंने राइस भी बोला था। तो जब फार्मर्स हार्वेस्ट करते हैं राइस को, तो उसके स्टबल्स बचते हैं, ठीक है, जो फार्मर्स के किसी काम के नहीं होते हैं, तो वो क्या करते हैं, इन्हें जला देते हैं। और ये जो बर्निंग होती है वो बहुत बड़े स्केल पे होती है, फील्ड्स की फील्ड्स चलाई जाती हैं, और उससे क्या होता है, सीधा दिल्ली में पॉल्यूशन क्रिएट होता है। ओके। दिल्ली मतलब इस धुएं से सबसे ज्यादा इम्पैक्टेड होती है उस टाइम पे, अक्टूबर नवंबर के टाइम पे। और ये फार्मर्स क्यों जलाते हैं? ये फार्मर्स इसलिए जलाते हैं, राइस के बाद उन्हें जो क्रॉप उगानी है वो वीट होती है, तो उसका टाइम इनके पास नहीं होता है। इन स्टबल से इन्हें ये फील्ड क्लियर करनी रहती है 10 to 15 डेज के अंदर, तो बहुत कम टाइम रहता है। तो वो क्या करते हैं, जल्दी में इन्हें जला देते हैं ताकि फील्ड क्लियर हो जाए। तो अब इन स्टबल्स का हम, ये राइस राइस के स्टबल्स हैं, तो ये राइस के स्टबल्स स्टार्च में काफी रिच होंगे, तो इनका हम यूज कर सकते हैं एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए। एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए इनका यूज कर सकते हैं। तो इनडायरेक्टली ये बहुत सारा फायदा देने वाली है, जैसे दिल्ली पॉल्यूशन हब है ना, तो ये रिड्यूस हो जाएगा एक बड़ी स्केल में, जो दिल्ली में पॉल्यूशन है। ओके। और प्लस बायो एथेनॉल प्रोड्यूस होगा। अब एथेनॉल प्रोड्यूस होगा तो एथेनॉल कोई ऐसा फ्यूल नहीं जिसमें एग्जॉस्ट गैसेस हो, यानी कि कुछ भी रेसिड्यू इसका बच रहा हो। तो ऑब्वियसली जो व्हीकल हम अभी चला रहे हैं जिसमें पेट्रोल डीजल, जिनकी वजह से जो 40% पॉल्यूशन है जो हो रहा है, तो ये भी रिड्यूस हो जाएगा जब हम एथेनॉल फ्यूल यूज करेंगे अपने व्हीकल्स में। अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली तो अभी इंडिया की मतलब की सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड सिटी डिक्लेयर हो चुकी है। और शिकागो की स्टडी भी अभी आई थी, शिकागो यूनिवर्सिटी की, इसमें ये बताया गया है कि दिल्ली में जो लोग रहते हैं उनकी जो भी एवरेज लाइफ है उसमें से 5 ईयर आप घटा दो, यानी कि उनकी जो भी वहाँ का जो भी एस्टिमेशन है कि लोग कितने साल जीते हैं, तो उनमें से 5 ईयर कम हो चुके हैं वहाँ के लोगों की लाइफ में से। तो इतना डेंजर अभी दिल्ली हो गया है, जो कि हमारी कैपिटल सिटी है। अब हम देखते हैं इसकी दूसरी डायमेंशन, रुपीज यूटिलाइजेशन एंड इनकम। तो ये हमारे लिए बेनिफिट्स है, बेनिफिट हेल्थ के लिए तो बेनिफिट्स है ही, जैसा मैंने अभी बताया। प्लस इससे क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट इन रूरल एरियाज। तो रूरल एरियाज में कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर होगा डेवलपमेंट और कैसे इन्वेस्टमेंट होगी, कि जैसा मैंने बताया कि फार्मर्स को क्या करना होगा, फार्मर्स जो स्टबल को जला रहे हैं, इंडस्ट्रीज को वो स्टबल चाहिए एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, रूरल में थोड़ी, रूरल जो फार्मर्स है, जो फार्मर्स है उनमें अवेयरनेस फैलानी होगी, और हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना पड़ेगा, जिससे फार्मर्स इजीली इस स्ट्रगल को आसानी से इंडस्ट्रीज के पास लेके जा सके, और इंडस्ट्री इसका प्रोसेस कर सके और इथेनॉल प्रोड्यूस कर सके। और क्या होगा, जब फार्मर्स इस स्ट्रगल को इंडस्ट्रीज को देंगे तो उन्हें कुछ ना कुछ इसका दाम भी मिलेगा, जिससे क्या होगा, जो फार्मर्स की इनकम है वो भी बढ़ जाएगी, और प्लस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगी। ओके। अब जो सेकेंड चीज आती है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी हम करेंटली लगभग 16 लाख करोड़ ईयरली खर्च करते हैं अपने फ्यूल बाय के लिए, मतलब कि जो हम फ्यूल इंपोर्ट करते हैं जैसे पेट्रोल डीजल जो भी क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए हम इतने रुपए खर्चते हैं। तो इन रुपए को हम किसी भी सेक्टर में यूज कर सकते हैं, अलग सेक्टर में, जब हमारी कंट्री में हम अपने फ्यूल बना रहे होंगे, तो तब इन रुपीज को हम किसी और ऐसे सेक्टर में यूज कर सकते हैं जहां ज्यादा जरूरत हो। थर्ड डायमेंशन जो है बायो एथेनॉल की प्रोडक्शन से, जो हमारे लिए बेनिफिशियल है वो ये है
कि यूएनएफसीसी इन नवंबर 2021 जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये डिक्लेयर किया था कि बाय 2070 इंडिया एक नेट जीरो एमिशन कंट्री होगी, और हमें मतलब कि ये टारगेट बाय 2070 तक अचीव करने हैं, इंडिया को नेट जीरो इमिशन वाली कंट्री बनानी है, यानी कि जितना वो इमिशन करेगी उतना वो एब्जॉर्ब भी करेगी कार्बन। तो इसके चलते जब हम ये एथेनॉल व्हीकल आते हैं या फिर एथेनॉल की प्रोडक्शन की जाती है, तो ऑब्वियसली ये जो इनिशिएटिव है एथेनॉल का प्रोडक्शन, एथेनॉल का यूज, वो इस टारगेट को अचीव करने में मदद करेगा। तो हम बात करते हैं चैलेंजेस के बारे में कि क्या क्या चैलेंजेस है। चैलेंजेस ये है कि कोई भी इंसेंटिव नहीं है फार्मर्स के लिए कि आप स्ट्रगल्स को जलाइए मत, इसे इंडस्ट्री तक पहुंचाइए, कोई भी मैकेनिज्म नहीं है ओके कि बायोमास जो रेसिड्यू है उसे कैसे पहुंचाना है एथेनॉल प्लांट्स तक, और कोई भी ऐसे चेन नहीं बनाई गई है अभी तक कि कलेक्ट कर सके, ट्रांसपोर्ट कर सके, हैंडलिंग कर सके बायोमास फीड स्टॉक की। तो हमें एक ऐसी मैकेनिज्म और चेन बनानी पड़ेगी जो कंटिन्यूस ये काम कर सके। प्लस सेकंड थिंग ये है कि इसका शेयर बहुत कम है, ऑब्वियसली शेयर कम होगा, अभी ज़्यादा डेवलप नहीं है, तो प्राइमरी एनर्जी कंजप्शन में मैं देखूं तो 0.2% है, एंड शेयरिंग ट्रांसपोर्टेशन में देखूं तो 0.7% ही है बायोफ्यूल का कंजप्शन। थर्ड चैलेंज ये है एथेनॉल प्रोडक्शन से रिलेटेड कि जो भी बायो एथेनॉल प्लांट्स हैं उसमें जो 70% प्लांट्स हैं, मतलब कि जो भी एथेनॉल प्रोड्यूस किया जा रहा है उसमें 70% जो प्रोड्यूस किया जा रहा है वो शुगर केन मोलासिस के जरिए ही किया जा रहा है, यानी कि जो मोलासिस फैक्ट्रियाज हैं, यानी कि जो मोलासिस फैक्ट्रीज हैं वो प्रोडक्शन कर रही है 70% ऑफ एथेनॉल, और ग्रेन फैक्ट्रीज जो है वो 30% एथेनॉल प्रोड्यूस कर रही है। यानी जैसे इसमें देख सकते हैं कि 947.9 लीटर्स इन करोड़ ये प्रोड्यूस किया जाता है, जिसमें 328.5 करोड़ लीटर्स ग्रेन के द्वारा किया जाता है, जो ग्रेन फैक्ट्रीज हैं उनके द्वारा, और 619.4 करोड़ लीटर्स जो मोलासिस इंडस्ट्रीज है उनके द्वारा किया जाता है। तो हमें ये डाइवर्ट करने की जरूरत है, जैसा मैंने बताया इनिशियल में कि जो मोलासिस है उसे हम डायरेक्ट फर्मेंट करते हैं, और हाँ डिस्टिलेशन हाइड्रेशन के थ्रू हम हमारे पास हमारा फाइनल प्रोडक्ट आ जाता है। लेकिन ग्रेन के केस में ऐसा नहीं है, ग्रेन के केस में हमें और थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ता है, तब जाके हमारे पास एथेनॉल जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है वो निकल के आता है। तो ये थोड़ा हमारे लिए हमें ये बहुत जल्दी डाइवर्ट करने की जरूरत है, क्योंकि 100% एथेनॉल व्हीकल अगर आया है तो डिमांड एकदम से राइज करेगी, तो इसे फुलफिल करने के लिए हमें पहले से ही अपने प्लान्स और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा कि हम बढ़ती हुई डिमांड को फुलफिल कर पाए। अब ये जो डेटा है कि 70% जो एथेनॉल प्रोडक्शन है वो मोलासिस इंडस्ट्रीज के द्वारा किया जा रहा है, तो ये अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग है, एक एस्टिमेशन है कि इतना इतना प्रोड्यूस किया जाता है। 70% प्रोडक्शन शुगर केन के थ्रू है, ये गवर्नमेंट ने इसे डाइवर्सिफाई करने की भी कोशिश की है। अभी रिसेंट में जैन 2023 में गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की थी जिसका नाम है कृषक भारती ऑपरेशन लिमिटेड। तो इसमें इन्होंने ये टारगेट किया है कि शुगर केन से हम जो एथेनॉल प्रोडक्शन है उसे डाइवर्ट करेंगे और हम मैजे की तरफ इसे लेके जाएंगे। ओके, तो ये मूव है और इसे जल्दी से जल्दी हम अचीव कर लें अच्छा होगा, क्योंकि शुगर केन एक वाटर इंटेंसिव क्रॉप है और हमें ये बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं मिल पाएगी। सेवन जैसे ये जैसा मैंने बोला कि डिमांड राइज करेंगी, वैसे ही हमें जो हमारा जो प्रोडक्शन है वो डाइवर्ट करने की जरूरत पड़ेगी। अगर मैं बात करूं एथेनॉल डिमांड की, तो ऑफिशियल एस्टिमेट ये बताते हैं कि 2 टाइम्स हो जाएगी इन नेक्स्ट 4 ईयर। जो ये डिमांड है एथेनॉल की डिमांड है वो 2 टाइम्स हो जाएगी नेक्स्ट 4 ईयर। अभी एथेनॉल की अगर मैं बात करूं तो 10% ब्लेंडिंग अभी पेट्रोल डीजल में चल रही है, मतलब कि E10 अभी चल रहा है, और हमें 2025 तक E20% अचीव करना है, यानी कि हमें डीजल पेट्रोल में 20% एथेनॉल हमें मिलाना है, इस टारगेट को हमें अचीव करना है। अब जैसे कि 100% फ्यूल का आ रहा है, 100% एथेनॉल फ्यूल का आ रहा है, तो
इसके अकॉर्डिंग अभी सारा स्ट्रक्चर मैनेज होगा, तो हमें अपना स्ट्रक्चर मैनेज करने की जरूरत पड़ेगी। बढ़ती डिमांड हमें फुलफिल करने की जरूरत पड़ेगी और हमें फार्मर्स को इंसेंटिव्स देने पड़ेंगे कि हाँ आप आइए, हमारे जो स्टबल्स हैं उन्हें यहाँ पर बेचिए और अपनी इनकम दुगनी कीजिए अलग अलग तरीकों से। और तो ये सारी चीजें हमें फोकस करने की जरूरत है जिससे एथेनॉल का प्रोडक्शन किया जा सके। प्लस हमें प्लांट्स भी बनाने पड़ेंगे, सॉरी, प्लस हमें पेट्रोल और डीजल जैसे स्टेशन भी बनाने पड़ेंगे कि जब ये व्हीकल आ जाएं तो जो व्हीकल्स हैं उन्हें फ्यूलिंग की जा सके, एथेनॉल की फ्यूलिंग की जा सके। तो ऐसे स्टेशन भी हमें बनाने पड़ेंगे, एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा। और तो ये हमारे लिए चैलेंजिंग है, बट हमें ये कवर करना है और ये हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता।